हेलो एवरीवन। आज हम गुंजन इस पाठ्य पुस्तक में से एक नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे जिसका नाम है रथ चक्र। ये एक कहानी है और 3 पीढ़ियों की इस कहानी के द्वारा लेखक हमें अपना कर्तव्य किस प्रकार से, कितनी सरलता और कितनी सच्चाई से हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, उसकी सीख हमें इस पाठ के द्वारा मिलती है। कहानी के जो भी पात्र हैं उनके ज़रिए और ये जो कर्तव्य निभाने का बोध हमें मिलता है वो सच में अनुकरणीय है। ठीक है, तो ये कहानी जो है इसमें एक दादा है और जब उनके बेटे का देहांत हो जाता है जिसका नाम है नरेंद्र, जो उनका बेटा है, तो जब उनके बेटे का देहांत हो जाता है उसके बाद वे किस प्रकार से अपने छोटे छोटे ये पोते जो होते हैं उन्हें किस प्रकार से उन्हें पढ़ाते हैं और उन्हें लेकर अच्छे सपने दिखाते हैं बच्चों को और देखते हैं खुद, और उन्हें एक अच्छी परवरिश देने का पिता के बाद भी, नरेंद्र के गुजरने के जाने के बाद भी तपन कुमार और जीतू ये दोनों बच्चों को किस प्रकार से अच्छी सीख या अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा जीवन प्रदान करने का प्रयास करते हैं, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। नरेंद्र जो दादा का बेटा था, उनके उसके गुजरने के बाद तपन कुमार और जीतू ये दोनों बच्चे बहुत मेहनत से पढ़ते लिखते हैं। तपन कुमार दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जाता है आगे की पढ़ाई के लिए और फिर एक अच्छा खासा अफसर बन जाता है, मेजर बन जाता है। और जैसे समय आगे बढ़ता जाता है और एक दिन उनके घर पर, इसके बीच में दादा गुजर जाते हैं उनकी उम्र होने के बाद। अब परिवार में रहता है तपन कुमार, जीतू और उनकी माँ यानी नरेंद्र की पत्नी। लेकिन जीतू जो है वो भी अपने कामकाज से दूसरे शहर में रहता है और तपन कुमार जो है वो भी मेजर बना था, तो वो भी अपने काम के यहाँ पे था। और फिर जिस प्रकार से समय आगे बढ़ता जाता है, एक दिन तपन कुमार के घर पे ये तार आता है और वो तार में लिखा होता है कि तपन कुमार युद्ध में शहीद हो गए हैं। और अब तपन कुमार का विवाह हो चुका होता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और फिर उन 2 बच्चों की जिम्मेदारी जीतू, जो हमारी कहानी का नायक है, जो हमें ये कहानी बताता है, तो ये हमारी कहानी का नायक है और जीतू पर तपन कुमार के दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आती है। अब इस कहानी में पौधों का रूपक माना गया है। जैसे नरेंद्र ने कुछ पौधे लगाए थे, जैसे वो तपन कुमार और जीतू पौधों के रूप में है और उन पौधों को एक अच्छी परवरिश, एक अच्छी मजबूती आने तक दादा ने संभाला था उनके। और जब समय आगे बढ़ता जाता है और जब तपन कुमार शहीद हो जाता है तो उनके बच्चों को संभालने की, उनकी परवरिश करने की, अपना कर्तव्य निभाने की बारी अब किसकी होती है? जीतू की। और इसीलिए कहानी के अंत में जीतू ये कहता भी है कि अब कुछ गड्ढे हैं, उन गड्ढों में पौधे रोपने की जिम्मेदारी मेरी है, यानी तपन कुमार के बच्चों को अच्छी परवरिश देने की, उन्हें एक अच्छा जीवन देने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कहानी है। कहानी बहुत ही सुंदर है और बहुत छोटी सी है, समझने के लिए भी आसान है। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी का नाम है रथ चक्र। बातों बातों में उसमें हम प्रश्न ना पढ़ते हुए कहानी की जो प्रस्तावना है, पाठ की प्रस्तावना है, वो पढ़ेंगे। तो कहानी का नाम है रथ चक्र और इस कहानी के लेखक है हिमांशु जोशी। ओके, रथ चक्र 3 पीढ़ियों की एक ऐसी कहानी है जिसमें दादा अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उसके नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, यानी तपन कुमार और जीतू का। रथ चक्र का पहिया घूमता है, यानी ये जीवन जो है ये रथ के चक्र के समान है, रथ जो आगे बढ़ता रहता है और वो चक्र का पहिया घूमता है। और उनका बड़ा पोता यानी तपन कुमार युद्ध में वीर गति प्राप्त करता है, यानी शहीद होता है। उसके बच्चों और भाभी का भार अब छोटे भाई के यानी जीतू के कंधों पर आ पड़ता है। 3 पीढ़ियों द्वारा लगाए गए फलों के पेड़ों से तुलना करते हुए कहानी का नायक रूपक बांधता है कि अब पौधे मुझे रोपने हैं, अर्थात बड़े भाई के यानी तपन कुमार के बच्चों का पालन पोषण अब मुझे ही करना है। आशा का तार, आशा यानी उम्मीद,
तो उम्मीद का तार हाथ में पकड़े हुए पूरे विश्वास के साथ कहानी का प्रत्येक पात्र अपने कर्तव्य में जुटा रहता है। यहाँ जिस सरलता और सच्चाई से कर्तव्य निष्ठा का निर्वाह किया गया है, तो इस कहानी में जिस सरलता और सच्चाई से कर्तव्य को निभाया गया है वह सचमुच अनुकरणीय है। ओके, अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। पीली पीली धूप निखरने लगती है, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। तो चीड़ के ये पेड़ का नाम है। तो लेखक जो है उनका परिवार पहाड़ी इलाके में रहने वाला है, तो वहाँ का ये वर्णन है कि पीली पीली सुबह की धूप निखरने लगी है, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ जो पहाड़ी इलाकों में दिखाई देते हैं और भी ऊंचे दिख रहे हैं सुबह की धूप में, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां पिघलते सोने की तरह चमक रही है। तो पहाड़ों, बर्फीले पहाड़ है और उन्हीं पहाड़ों में ये रहते हैं। तो पहाड़ों की चोटियां जो है वो सोने की पिघल रही है, मतलब पहाड़ उनके यहाँ से दिखाई देते हैं। तो वो बर्फ की जो पहाड़ है उनकी जो चोटियां है, चोटियां मतलब पहाड़ का ऊपरी हिस्सा, सुबह के धूप से, सुनहरे धूप से सोने की तरह चमक रहा है। धुंधल के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। धुंधल का मतलब क्या? कोहरा, फॉग। ओके, सो धुंधल के उस पार, तो सुबह सुबह एक धुंधल का है और उसके पार मैं कुछ खोजना चाहता हूँ पर मुझे स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। अब यहाँ पे मैं यानी कहानी हमें कौन बता रहा है? जीतू। तो जहाँ पे मैं लिखा हुआ है वहाँ पे आप लिख सकते हो जीतू। आज वर्षों बाद मैं फिर आया हूँ यहाँ अपने घर, यानी अपने गांव में जीतू बहुत सालों के बाद आया है। यहाँ के कण कण में शैशव की कितनी ही हर्ष विषाद मिश्रित स्मृतियाँ बिखरी पड़ी है। मतलब गांव के उस घर में और यहाँ के आंगन में शैशव यानी बचपन की कितनी सारी हर्ष विषाद यानी सुख और दुख से भरी हुई मिश्रित स्मृतियां यानी यादें बिखरी पड़ी है। पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब हम छोटे थे। माँ का बिलख बिलख कर रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू, बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा आज भी अनायास याद आते हैं। अनायास यानी सहज। अचानक मेरे दिमाग में ये सारे चेहरे घूमने लगते हैं कि पिताजी का स्वर्गवास हुआ, यानी जब पिताजी का देहांत हुआ, डेथ हुई नरेंद्र की, और जब ये पता चला तो बच्चे बहुत छोटे थे, जीतू, तपन कुमार और उनकी एक बहन भी थी, वो भी बहुत छोटी थी, दीदी। बाबा का कोरा कागज सा सफेद चेहरा, माँ का बिलख बिलख कर रोना यानी जोर जोर से रोना, दीदी के कभी न थमने वाले आंसू आज भी अनायास याद आते हैं तो अजीब सी सिहरन होती है। सिहरन होती है मतलब एक डर सा छा जाता है, मन कांपने लगता है और मैं कांप उठता हूँ। उस याद से मेरा मन भयभीत हो जाता है, मैं कांप उठता हूँ। मैं तब कनू के बराबर था, यानी कनू के एज का। तो कनू कोई और छोटी लड़की है। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। देहरी यानी दहली, जो घर का एंट्रेंस होता है उसे कहते हैं देहरी। देहरी के पास माँ सिर झुकाए बैठी थी। बाबा पत्थर की तरह गुमसुम हो गए थे। तो इतना जवान बेटा जिसके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उसका देहांत हो जाता है तो उसके बूढ़े पिता पर कितना दुखों का पहाड़ उसके ऊपर गुजरता होगा। और उसी दुख से बाबा गुमसुम हो गए थे, शांत चुपचाप बैठे थे, एक भी शब्द बोल न पा रहे थे। दीदी मुझे गोद में उठाए चुपचाप रो रही थी, बस रोए ही जा रही थी। पिताजी की अकाल मृत्यु ने बाबा को और बूढ़ा बना दिया था। मतलब दादा बूढ़े तो हुए थे और दादा को क्या बोला गया यहाँ पे, क्या बोलते थे बच्चे? बाबा। तो बाबा और बूढ़े हो गए थे, लेकिन पिता की मृत्यु ने तो उनको और बूढ़ा बना दिया और थका दिया जीवन से। हाथ पांव अब अधिक न चल पाते थे। स्मृति भी अब किसी सीमा तक साथ छोड़ रही थी।
मतलब उनकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही थी। बात करते करते बहक उठते थे, बार बार कोई बात बताने पर भी जल्दी भूल जाते थे। यानी उनकी याददाश्त उम्र के कारण, जैसे उम्र बढ़ती जाती है याददाश्त कमजोर होती जाती है, तो वैसे उनकी जो याददाश्त है वो भी उनका साथ छोड़ रही थी। बार बार बातें करते करते अचानक कोई एक बात कर रहे तो अचानक दूसरी बात पर चले जाते थे, और बार बार उनको कोई बात बताने पर भी भूल जाते थे। यानी उनकी याददाश्त कमजोर हो रही थी। दुकान का जितना उधार जिनके पास था उन सब ने ठेंगा दिखाया था। ठेंगा दिखाया मतलब देने से साफ मना कर दिया था। मतलब उनके गांव में दुकान थी, तो जब तक नरेंद्र जीवित था तब तक सबके ऊपर एक दबाव सा था, एक डर सा था। लेकिन अब जब घर का जो कर्ता व्यक्ति है, करने वाला, कमाने वाला, वही चला गया था, तो कोई गांव में जो भी लोग थे वो उनसे डरते नहीं थे। तो जिन जिन लोगों ने उधार दुकान से लिया था उन सब ने उधार देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अब उनके खिलाफ बोलने वाला, कुछ करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि नरेंद्र जो जवान था वो तो गुजर गया है, दादा तो बूढ़े थे और बच्चे तो छोटे थे, तो उनका विरोध करने के लिए कोई नहीं है। और उसी का फायदा उठाकर सबने ठेंगा दिखाया था। सगे संबंधियों ने सहायता करना तो अलग रहा, पिताजी की आकस्मिक मौत का पूरा पूरा लाभ उठाया था। आकस्मिक यानी अचानक, तो पिताजी की जो अचानक मौत हुई थी, रिश्तेदारों ने भी उसका पूरा पूरा फायदा, लाभ उठाने का प्रयास किया। दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी वे ना चुके थे। मतलब नरेंद्र ने किसी से पैसों का व्यवहार किया होगा और पैसे चुकाए होंगे, लेकिन जिनके पैसे चुकाए थे वो लोग भी कि पैसे नरेंद्र ने नहीं दिए थे तो अभी हमें हमारे पैसे चाहिए, इस प्रकार से दोबारा अपनी रकम वसूल करने से भी कोई पीछे नहीं हटा था। कहने का मतलब क्या है, घर के कर्ता पुरुष के डेथ का सभी लोगों ने फायदा उठाया, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे आस पड़ोस के या गांव के लोग हो। ठीक है, अब आगे। किसी पड़ोसी दुकानदार ने ग्राहक तोड़ लिए थे, तो उनके दुकान के जो ग्राहक थे सालों से, वो ग्राहक भी किसी दूसरे दुकान वाले ने तोड़ दिए थे इस घटना का फायदा उठाकर। किसी ने अपने बगल की जमीन हमारी जमीन दाव ली थी। मतलब जैसे गांव में जमीन होती है, खेत होते हैं, तो अभी घर में कोई बोलने वाला है नहीं, कर्ता पुरुष तो है नहीं, और उसी का फायदा उठाकर जो बगल का जिसका खेत है उसने भी जमीन दाबने का प्रयास किया कि नहीं नहीं मेरा बॉर्डर तो यहाँ तक है, मतलब मेरा जो इनका खेत है उसके अंदर उसने अपना बॉर्डर लाके रख दिया कि नहीं ये भी मेरा ही है, इस प्रकार से। तो उसे कहते हैं जमीन दाबना। ओके। घर बाहर के सभी लोग जैसे हमें नोचने के लिए खड़े हो गए थे। कोई भी तो अपना नहीं दिखाई दे रहा था। बाबा बूढ़े थे और हम छोटे, बच्चे छोटे थे और नरेंद्र के पिता बूढ़े थे, और सभी लोग इसी का फायदा उठा रहे थे। एक दिन बाबा ने बड़े भैया को बुलाया, पता नहीं क्या कहा कि बड़े भैया सारा दिन उदास रहे। शाम को खेत से लौटते समय मुझसे बोले, जीतू मैं पढ़ने अल्मोड़ा जाऊं तो तू घर का काम देख लेगा। तो बड़े भैया यानी तपन ने जीतू से क्या कहा कि मैं अल्मोड़ा, ये जगह का नाम है, मैं यहाँ पे पढ़ने जाऊँ तो तू घर का काम संभाल लेगा। मेरी समझ में बात नहीं आई। जीतू छोटा था तपन से, तो उसको कुछ समझा नहीं। भैया पढ़ने जाए ये तो ठीक है, लेकिन घर में मुझे क्या देखना है और कैसे, मतलब इतनी समझ जीतू में अभी नहीं थी। तो बड़े भाई ने किस प्रकार से तपन ने अपने छोटे भाई जीतू का समझाया, देखो तू सारा दिन इधर उधर मित्रों के साथ घूमता रहता है ना, देखना अब बाबा बूढ़े हो गए हैं, इतना बड़ा कारोबार है, मतलब दुकान है, उनसे दुकान में अधिक काम नहीं हो पाता, बाबा बूढ़े हो गए तो उनसे काम नहीं हो पाता। मुनीम रखते हैं लेकिन वे भी लूट खसोट में कसर नहीं छोड़ते। यानी दुकान का कामकाज देखने के लिए कोई मुनीम रख लेते, पैसों की देखभाल, व्यवहार देखने के लिए, लेकिन वो भी लूट खसोट करने में, फ्रॉड करने में कमी नहीं रखेंगे। तो तू ना स्कूल से लौट कर सीधा घर आया करना, किसी काम में मदद करना, इससे बाबा को बड़ा सहारा मिलेगा। तो स्कूल छूटने के बाद इधर उधर घूमने की बजाय तू कहाँ आया कर, घर आया कर, और किसी काम में बाबा को मदद करना, तो उनको बड़ा सहारा, तुम्हारी मदद उनके लिए बहुत बड़ा सहारा होगी। बड़े भैया का स्वर भीग आया था, भीग आया था यानी रोने जैसा हुआ था। वे उसी बहाव में आगे बोले, ऐसा कोई भी तो नहीं जिससे हम सहायता ले सके।
पिताजी हमें खूब पढ़ाना लिखाना चाहते थे ना, यानी नरेंद्र अपने बच्चों को बहुत पढ़ाना लिखाना चाहता था। बाबा कहते हैं कि मैं आगे पढ़ूं। पिताजी जिस तरह से सारे काम चलाना चाहते थे वैसे सब चले। बाबा का दिल नहीं दुखाना है, मैं खूब परिश्रम करूंगा, तू भी पढ़ने में मेहनत कर, बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का काम देख, छुट्टियां मिलते ही मैं भी घर आ जाया करूंगा। तो तपन कुमार ने बड़ा भाई होने के नाते बहुत ही प्यार से अपने छोटे भाई को समझाया कि देख, अब बाबा का सपना था कि हम अच्छे पढ़े लिखे, तो मैं बहुत परिश्रम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, तू भी बेकार का घूमना फिरना छोड़कर खाली समय में घर का कामकाज देख लिया। और बड़े भैया सचमुच एक दिन चल पड़े। घोड़े पर उनका सामान लादा गया। पुल पार तक बाबा लाठी टेकते टेकते उन्हें पहुंचाने गए। बड़े भैया से पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। तो बड़े भैया को वहां तक पहुंचाने के लिए, मतलब जाने का जो उनका लाइक स्टेशन है वहां तक पहुंचाने के लिए गए, और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे। बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, यानी तपन कुमार जीतू से सिर्फ 3 साल बड़ा था, लेकिन लगता था कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया। तो पिता के अकाल मृत्यु ने, अचानक हुई मौत ने तपन कुमार को अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा बना दिया। फिर काम में डूब गए थे बाबा, यानी तपन के शहर जाने से पढ़ने के लिए जब तपन शहर चला गया, उसके बाद बाबा काम में डूब गए थे। ना दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी ना आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो भी घर आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसे लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकम दान में दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। तो ये सारी बातें हैं कि दादाजी ने, बाबा ने किस प्रकार से नरेंद्र के देहांत के बाद भी घर को संभाला। तो इसमें आप ये सारी बातें लिखोगे कि जिस तरह से मेहमान पहले आते थे अब भी आने लगे, जिस तरह से पहले बहू बेटियां घर में आती थी और उन पर पैसे लुटाए जाते थे जिसे पिताजी लुटाया करते थे, आज भी उसी तरह से लुटाए जाते हैं। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अभी भी उतनी ही रकम दी जाती जितने की नरेंद्र के जीवित होते समय दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा का परिणाम आया, तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक उठे। यानी बड़े भैया यानी तपन कुमार परीक्षा में बहुत अच्छी गुणों से पास हुआ था, प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, मतलब भैया तपन पहला आया था। वजीफा भी मिलने लगा था, वजीफा यानी स्कॉलरशिप, ठीक है। तो बाबा सबसे अपने पोते का बखान करते, यानी तपन कुमार की तारीफ करते सबके सामने, बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह, यानी नरेंद्र की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का दुकान का खेतों का काम भी देखता, और घर का दुकान का खेतों की जिम्मेदारी किसने उठा ली थी? जीतू ने। खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया, मतलब एक के बाद एक क्लास पास करता चला गया जीतू ने। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा। तो जीतू में भी वो समझदारी थी घर की जिम्मेदारियां उठाने की, और एक बर्ताव कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से जिम्मेदार होना चाहिए, उन सारी बातों का। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी, बाबा जब तब दोहराते रहते। होनहार मतलब होशियार, यानी तपन और जीतू दोनों भी अगर होशियार निकल गए तो मेरी ये जीवन भर की साधना, मेरी ये जो मेहनत है, ये सफल हो जाएगी, मतलब उसका फल मुझे मिल जाएगा। बाबा जब तक दोहराते रहते, यानी यही कहते रहते। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे, बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते, मतलब कोई पड़ोसी दूसरे शहर में, दूसरे गांव में जा रहा है और वहां पे कोई अच्छा फल का पौधा मिलता है तो वहां से पौधे लाने को कहते हैं। दुकान की छत की मरम्मत करवा दी, पुताई करवा दी, यानी जो रिनोवेशन या रिपेयर होता है वो भी करवाया था, उसको अच्छे से पेंट वगैरह करवाया था। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया था। गौशाला यानी जहाँ पे गाय को रखा जाता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? गौशाला, काऊ शेड, ओके। उसके आगे भी लंबा चौड़ा आंगन बना दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे, शायद
उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। कौन से पौधे? सेब और नाशपाती। बाबा कहते थे, अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा ना भी रहूं तो बच्चे तो खाएंगे। मतलब मैं अपने लिए थोड़ी लगा रहा हूँ, ये अभी पौधे हैं, जब बड़े हो जाएंगे मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे पोते खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। नरेंद्र यानी दादा का बेटा, यानी तपन और जीतू के पापा, फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था चौबटिया से। तो माल्टे ये पौधे का नाम है और चौबटिया ये जगह का नाम है। अब फलने लगे हैं, इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। जो किसने लगाए थे? नरेंद्र ने। और अब इस साल उन जो नरेंद्र ने लगाए हुए पौधे हैं, जो बड़े पेड़ का रूप ले चुके हैं, इन पर बहुत फल आएंगे। बड़े भैया फौज में चले गए, उनकी पदोन्नति हो गई। पदोन्नति मतलब क्या? प्रमोशन हो गया, तरक्की हो गई। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली, मतलब बड़े भैया फौज में भर्ती हो गए तपन कुमार, और जीतू दिल्ली में नौकरी करने लगा। इसी बीच बाबा चल बसे, यानी बाबा बच्चे छोटे थे तभी हुए बूढ़े थे, मतलब अभी तक तो उनका बहुत ज़्यादा एज हो गया और उम्र के कारण वे चल बसे। घर में अब केवल माँ रह गई थी, बिल्कुल अकेली, जो गांव में रहती थी, गांव के घर में। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा को धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया। तो इस वाक्य से लेखक या जीतू हमें क्या कहना चाहता है कि जो उनके बाबा यानी दादा थे, वो उनके लिए बिल्कुल ईश्वर से कम नहीं थे। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा था। माँ बोली, तो कहाँ जाऊँ? तपन का कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, क्योंकि वो फौज में था और फौज में तो लगातार ट्रांसफर होता ही रहता है, तो आज यहाँ कल वहाँ। तू शादी करता नहीं? मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं रे। मतलब उसका पूरा जीवन पहाड़ी इलाके में गुजरा है, तो उसे वो पहाड़ी जीवन अच्छा लगता है। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यही बीत जाए, बस इतनी ही इच्छा है। तो वो पहाड़ों का जीवन खोना नहीं चाहती थी। ओके, आगे। माँ, तुम अपने पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार आऊंगा तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा। भैया को भी तभी छुट्टी मिल जाएगी, कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। तो ये वादा किसने किया था? जीतू ने। क्या कहा था? माँ, तुम लड़की ढूंढ के रखना जो तुम्हारी बहुत सेवा कर सके। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगा तो मैं जरूर तुमने चुनी हुई लड़की से शादी करूंगा। भैया को भी तभी छुट्टी मिल जाएगी और कुछ दिन पूरा परिवार साथ में रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर दी थी। भाभी केरल की थी। तो तपन ने जिस लड़की से शादी की थी वो कहाँ की थी? केरल की थी। पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें पता ही नहीं था। मतलब मैदानी विभाग में वो पली बड़ी है केरल में, तो वहाँ तो पहाड़ है नहीं, तो पहाड़ों का जीवन उन्हें पता ही नहीं था। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गई, लेकिन थोड़े ही दिनों में लौट आई। वहाँ की जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। तो जो तपन और जीतू की माँ है वो भी पहाड़ी इलाकों में पली थी, तो एक बार अपनी बहू के यहाँ चली गई थी, लेकिन उनको वो रास आया नहीं वहाँ का जीवन, उनको तो पहाड़ी जीवन ही अच्छा लगता था। तो थोड़े दिनों में वापस अपने गांव में अपने घर में लौट आई तपन और जीतू की माँ। ठीक है। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से पत्र मिला था। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को भी लिख दिया है, वो भी आएगा, चैत में शादी होगी। और फाइनली माँ ने जीतू के लिए, अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ ली थी और उसको खत भी भेज दिया कि तेरे लिए बहुत सुंदर बहू मैंने ढूंढी है। तपन को भी पत्र लिखा है, वो भी आएगा और चैत महीने में शादी होगी। तो चैत यानी चैत्र महीना जो हमारे भारतीय महीने हैं उसमें से पहला महीना होता है जो मार्च अप्रैल में आता है। ठीक है। आगे। चैत से पहले ही देश की स्थिति बिगड़ने लगी, लेकिन तपन कुमार फौज में था और देश के जो स्थिति है, जो बॉर्डर पे तनाव बढ़ने लगा, स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ पर ये स्थान है। तो तपन कुमार उस समय कहाँ था? बांग्लादेश के मोर्चे पर, जैसूर नाम के जगह पे कहीं पर। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे, एक दिन मेरे साथ रहे। तो फाइनली जब युद्ध के लिए जाना था उस दिन एक दिन पहले तपन कुमार अपने छोटे भाई से मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे, सारी रात वे सो नहीं सके,
यहाँ की, घर की, बाहर की, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद लाए, अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी उतार कर मुझे दे गए। कौन? तपन कुमार। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले। बोले इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि अब युद्ध का माहौल था और उन्हें वहीं पर जाना था, युद्ध पर ही जाना था, तो पता नहीं जीवित रहे या ना रहे। तो बच्चों से और भाभी से मिलेंगे, यानी पत्नी से और बच्चों से, तो तपन का मानना है कि उनका दिल कमज़ोर पड़ जाएगा, जाने की इच्छा नहीं होगी, और इसीलिए जानबूझकर वे अपनी पत्नी और बच्चों से नहीं मिले। भाई से मिले, रात भर बातें करते रहे, उसे अपने हाथ की बहुमूल्य कीमती घड़ी भाई को दे दी, भाई के लिए शॉपिंग करके कुछ कपड़े भी खरीद कर ले आए। रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे और अपने भाई को कहने लगे, जीतू तू बहुत कमज़ोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, मतलब दुबला पतला है। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे और बंगले नुमा नया मकान भी बनवाएंगे। तो जाते जाते अपने भाई को तपन ने क्या कहा कि तू अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, तू बहुत कमज़ोर है रे, मतलब दुर्बल है, पतला है। लौटने पर जब अब मैं बहुत लंबी छुट्टी लूँगा और फिर 1-2 महीने आराम से घर पे रहूँगा और फिर हम लोग एक बंगले जैसा बहुत बड़ा सा मकान बनाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव। तो सच में अगर हम उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं तो हम भी जीतू और तपन के भाव को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सच में जिनके घर के मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स, बेटा हो, पति हो, जब इस प्रकार से फौज में भर्ती होते हैं और जब युद्ध का माहौल शुरू होता है या फिर इस प्रकार का तनाव का माहौल बन जाए तो उनके दिल पर क्या, घर वालों के दिल पर क्या गुजरती होगी, कितनी चिंता, कितना डर महसूस होता होगा कि पता नहीं फिर मिल पाएंगे या नहीं। घमासान युद्ध की खबरें आती, भारतीय सेनाएं मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। क्योंकि घमासान युद्ध हो रहा था, तपन भी उसी युद्ध भूमि पर था और इसी कारण से, उसकी चिंता के कारण जीतू के रात की नींद पता नहीं कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार ढाका के पास किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और फिर जिसका डर था वो तार उनके घर पर आ गया कि तपन कुमार शहीद हो गए हैं। यह वज्रपात असह्य था हम लोगों के लिए। वज्रपात मतलब इतना कठोर आघात, इतना बड़ा पहाड़ दुख का जो था वो हमारे लिए बहुत असह्य था, सहन करने जैसा नहीं था। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती, मतलब जिसने, वो खुद जब बहुत कम उम्र में जवान थी तभी अपने पति को खोया था और आज अपने जवान बेटे को खोया था जिसके बच्चे छोटे थे। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी साथ थे, मतलब जीतू भाभी और बच्चों को घर लेकर आया था। तपस्वी ने तो अब को आने को लिखा था, चैत में लगन भी तय किया था। माँ सुबह सुबह कर रोने लगी थी, सुबह सुबह कर यानी जोर जोर से सिसकियां लेते हुए रोने लगी थी कि चैत में मेरा बेटा, मेरा तपन आने वाला था और चैत में लगन भी तय किया था और उसने कहा था कि वो आएगा। जीतू ने क्या कहा देखो, माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो है। यानी अब जिम्मेदारी उठाने की बारी किसकी है, जीतू की, कि देखो तुम अकेली थी, तुम्हें बहू चाहिए थी ना, देखो भाभी आ गई और ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हें भी तो हमें ही संभालना है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो है, हम इन बच्चों को देखेंगे, हम भाभी का ख्याल रखेंगे। माँ चुप हो गई। अपने होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया, यानी जो हुआ था उसको माँ ने स्वीकार किया और बहू और अपने पोतों की जिम्मेदारी उसने स्वीकार कर ली। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए जो बाबा ने लगवाए थे। 3 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे तो कुछ पेड़ वे लगाए गए थे, कुछ पौधे बड़े भैया ने लगाए थे छुट्टियों में। वे भी अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए, मतलब वो भी बड़े हो गए हैं। कुछ दूर गड्ढे और चमक रहे हैं जो अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाए थे, यानी इन ठंड के दिनों में माँ ने कुछ और गड्ढे आगे खुदवाए थे जो मुझे दिख रहे हैं और अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं, यानी अब
उन बच्चों की जिम्मेदारी, तपन के बच्चों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। और इस प्रकार से यहाँ पे अपना पाठ खत्म होता है। तो पाठ बहुत ही सुंदर है, बहुत हृदय को स्पर्श करने वाला है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं अभी पाठ के। कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो जीतू के लिए। बड़े भैया पढ़ने कहाँ गए थे? अल्मोड़ा। बड़े भैया कहाँ नौकरी करते थे? फौज में। घर पर माँ अकेली क्यों रह गई थी? क्योंकि बड़े भैया फौज में नौकरी करते थे और फौज में भर्ती हुए थे और जीतू दिल्ली में नौकरी करता था, इसलिए। ठीक है, अब सही विकल्प। बड़े भैया जीतू को जिम्मेदारी क्यों सौंप रहे थे? क्योंकि वे पढ़ने अल्मोड़ा जा रहे थे। भाभी को पहाड़ की जिंदगी के बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं था? क्योंकि वे केरल की थी और केरला में पहाड़ नहीं है, तो उन्हें नहीं पता था पहाड़ी जीवन। भैया ने जाने से पहले भाभी और बच्चों से न मिलने का क्या कारण बताया? क्योंकि इससे दिल कमजोर होता है। ओके, ठीक है बच्चों, तो पाठ आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही सुंदर कहानी है। आपको ये पूरा पाठ पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न है इस पाठ के वो आपको पढ़ने हैं और जो नोट्स है वो भी पढ़ने हैं। शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं। जो अपना जूम लेक्चर होगा उसमें मैं आपको शब्दार्थ पूछूंगी और पाठ में अगर कुछ भी डाउट्स है तो हम उन्हें जूम लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे या डिस्कस करें। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ। धन्यवाद।